हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स का एटम चैप्टर और मुझे लगता है कि जो लेक्चर फर्स्ट है उसको आप में से कईयों ने देखा होगा और आपको सही भी लगा होगा। कुछ एक अच्छे कमेंट भी थे कि अच्छा क्रिस्प वीडियो था। तो अब आज जो हम लेक्चर 2 देख रहे हैं उसमें भी थ्योरेटिकल पार्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने रदरफोर्ड तक तो डिस्कस कर लिया, थॉमसन डिस्कस कर लिया, अब नील्स बोर वाला मॉडल डिस्कस करना है। तो आज लास्ट थोड़ी सी थ्योरी झेल लो। कल से जो वीडियोस आएंगे अराउंड 4 वीडियोस और आने वाले इस पे एटॉमिक वाले पे जिसपे न्यूमेरिकल होंगे। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम और इसी को ही प्लैनेटरी मॉडल भी बोलते हैं। सोलर सिस्टम मॉडल भी इसको कई बार बोला गया है, सोलर सिस्टम मॉडल, क्योंकि इसकी जो अप्रोच ली है, इसकी जो अप्रोच ली गई वो सोलर सिस्टम से, मतलब केपलर लॉ बहुत पहले आ चुका था, 1611 या ऐसा कोई बहुत पहले आ चुका था, उससे इन्होंने अप्रोच को लिया। तो जो नील्स बोहर थे इन्होंने 1911 जो रदरफोर्ड ने दिया था कंसेप्ट, उसके 2 साल बाद 1913 में कंसेप्ट दे दिया। मतलब इन्होंने थॉमसन का मॉडल देखा, प्लम पुडिंग मॉडल देखा कि भाई थॉमसन में क्या हो रहा है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, उसमें नेगेटिव चार्ज ऐसे रखा हुआ है। तो इनको समझ में आ गया कि ऐसा नहीं रखा हुआ रह सकता, क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है रखे हुए हैं स्टेबल, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इन्होंने थॉमसन वाले को तो रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ये तो नहीं चलेगा मामला। रदरफोर्ड ने बोला फिर कि बीच में एक सेंट्रल कोर होगा जिसको कि न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसके पास सारा पॉजिटिव चार्ज होगा और उसके सराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे नेगेटिव चार्ज, और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा इतने ही नेगेटिव चार्ज मिलके एटम को न्यूट्रल बना देंगे और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे होंगे। ये तो रदरफोर्ड ही बता गए थे। लेकिन रदरफोर्ड वाले मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल क्यों नहीं बोला गया फिर? क्योंकि जिस टाइम रदरफोर्ड ने बात बोली कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, उस बात को माना नहीं गया, वैलिडेट नहीं किया गया, क्योंकि मैक्सवेल ने बोला था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेटेड मोशन में है तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी का एमिशन करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन में हमेशा इस पे एक फोर्स काम करता है, सेंट्रिपिटल फोर्स, जो कि हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। मतलब एक्सेलरेटेड मोशन में जब इलेक्ट्रॉन है तो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करेगा और धीरे धीरे करते करते न्यूक्लियस में समा जाएगा और स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, जबकि ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है, इसलिए माना नहीं गया। अब जब बोहर आए उन्होंने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन रुक तो नहीं सकता, उसको घुमाना जरूरी है, क्योंकि जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस की तरफ उसको मैनेज करने के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए। मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स जो चाहिए इसको घुमाने के लिए, वो कौन प्रोवाइड कर देगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो इन्होंने भी बोला कि भैया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करेगा, सर्कुलर ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करेगा। मतलब सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने का जो कंसेप्ट है इन्होंने इसको वेरीफाई किया, मतलब वैलिडिटी दी कि नहीं ऐसा तो करेगा। फिर इनको पता था कि लोग फिर बोलेंगे, मतलब साइंटिस्ट फिर बोलेंगे कि भाई ये तो हमने हटा दिया ना, एक्सेलरेटेड मोशन है। तो इन्होंने कहा नहीं, कुछ स्टेबल ऑर्बिट्स होंगी। तो जो पहला इन्होंने पोस्टुलेट दिया वो दिया इन्होंने स्टेबल ऑर्बिट का, स्टेबल ऑर्बिट या फिर नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा और फिर भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एमिशन नहीं करेगा जब तक वो कोई एक सर्टेन, कोई फिक्स स्टेबल ऑर्बिट में होगा तब। अगर कोई इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट में, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है तो न तो वो एनर्जी लेगा ना वो एनर्जी देगा, और इस वजह से वो घूमता ही रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक उसी ऑर्बिट में बिना एनर्जी का कोई लॉस किए। ये स्टेबल ऑर्बिट का कंसेप्ट उन्होंने दिया। ठीक है। अब दूसरी चीज ये आई, जो साइंटिस्ट की कम्युनिटी होगी उन्होंने बोला होगा कि आपने बोल तो दिया कि स्टेबल ऑर्बिट में जब ये चक्कर लगाएगा तो कोई एनर्जी का एमिशन नहीं करेगा, लेकिन ये स्टेबल ऑर्बिट डिसाइड कौन कर रहा है? तो कौन डिसाइड करेगा स्टेबल ऑर्बिट? तो इन्होंने फिर क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट दिया, बोहर क्वांटाइजेशन थ्योरी या कंसेप्ट दिया, या कंडीशन इसको बोलते हैं, कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। ये इन्होंने कंडीशन दी। इन्होंने बोला कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में स्टेबल तरीके से रिवॉल्व होगा जिस ऑर्बिट में, या जिस ऑर्बिट के लिए उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। दोबारा सुनो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन
उसी ऑर्बिट में स्टेबल तरीके से रिवॉल्व होगा। स्टेबल तरीके से रिवॉल्व होने का मतलब है कि बिना एनर्जी का कोई लॉस किए रिवॉल्व होता रहेगा, जिस ऑर्बिट के लिए उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जहां पर n जो है इंटीजर है, मतलब 1 2 3 हो सकता है, 1.5 2.2 ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, 1 2 3 4 होगा। और इसी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। मतलब इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट लिया, उसके अलावा क्वांटम फिजिक्स को एंट्री कर दी, दोनों मिक्स किए। क्वांटम फिजिक्स मतलब प्लैंक क्वांटम थ्योरी और डी ब्रोगली क्वांटम थ्योरी, दोनों को मिक्स किया और ये बना दिया। क्वांटम फिजिक्स एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जो एटॉमिक और सब एटॉमिक कंसेप्ट पे वर्क करती है और रियल फिजिक्स से बिल्कुल अलग होती है। आपको एक थोड़ा सा लिंक कराऊं, हल्का फुल्का, बहुत एग्जैक्टली तो नहीं है। एंटमैन जो मूवी है मार्वल की, एंटमैन एंड द वेस्प, उसमें जो दिखाया जाता है ना, कोई चीज छोटी हो गई बड़ी होगी एकदम से, क्वांटम फिजिक्स को दिखाने की कोशिश की गई है, तो उसको इन्होंने जोड़ दिया। अब आप बोलोगे ठीक है जोड़ दिया, रदरफोर्ड क्वांटम थ्योरी, ये सपना कहां से आया इनको कि L = NH/2 वाला? तो इसको मैं समझाता हूं। क्या हुआ, डी ब्रोगली ने क्या बोला कि जब भी कोई, जैसे मान लो ये कोई पार्टिकल है जिसका मास है m और ये v वेलोसिटी से चल रहा है या v स्पीड से चल रहा है, तो ये जो पार्टिकल है, डी ब्रोगली की बात कर रहा हूं, ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी शो करेगा। वेव नेचर शो करेगा मतलब इसकी कुछ वेवलेंथ होगी, और इसकी जो वेवलेंथ लैम्डा होगी वो h/mv होगी, जहां पर h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। h क्या हो गया यहां पर, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये इन्होंने कंसेप्ट बताया, ठीक है, ये बता दिया, मान ली बात। फिर भी अभी ये कहां से आ रहा है, देखो, जो एंगुलर मोमेंटम होता है L, ये होता है mvr, मतलब मोमेंटम और रेडियस टाइप का कुछ बनता है। यहां से हमें सिस्टम को देखना है, लैम्डा = h/mv। अब इन्होंने क्या बोला, डी ब्रोगली, ये इन्होंने बोहर ने, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन r रेडियस में रिवॉल्व हो रहा है, r रेडियस की ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है मतलब मोशन में है, मतलब वेव नेचर शो कर रहा है, मतलब कुछ तो वेव बना ही रहा है, वेव। अब जब हम वेव की बात करेंगे तो वेव के पास क्या होती है, वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ के बारे में मैं आपको बताऊं कि एक टाइम पीरियड में कोई पार्टिकल जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वही उसकी वेवलेंथ होती है। मतलब मान लो यहां से वो चालू हुआ और यहां पर वापस घूम के आ गया टी टाइम में, यहां से स्टार्ट होके यहां तक घूम के आ गया, मतलब उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 2πr, ये डिस्टेंस ट्रेवल करी, मतलब ये इसकी वेवलेंथ है। तो यहां पर प्लैंक ने बोला कि 2πr जो होगा, ये जो 2πr है, मतलब जो इसकी वेवलेंथ है, ये लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, तभी ये वेवलेंथ बना पाएगा। इस तरह की वेवलेंथ अगर बन रही है, किसी इलेक्ट्रॉन की, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की, 2πr मतलब उसकी वेवलेंथ लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल है, जहां पर लैम्डा, ये n वापस वही है, तभी वो स्टेबल माना जाएगा। ये यहां से कंसेप्ट इन्होंने बताया, ठीक है। अब देखो क्या है, 2πr = n लैम्डा, लैम्डा ये रहा h/mv, तो 2πr = n और h लैम्डा क्या हो गया, h/mv। तो mv को इधर ले जाऊं, 2π को इधर ले जाऊं, तो क्या हो गया, mvr = nh/2π। यहां से ये कंसेप्ट आया। तो इनको कोई सपना नहीं आया था, इन्होंने यहां से थ्योरी बनू के और कर दिया इस तरीके से, ये L = nh/2π। तो ये जो है बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम होती है। चलो अब तक की बात की जाए तो पहला इन्होंने बोला कि स्टेबल ऑर्बिट में रहेगा, तब तक कोई एनर्जी एमिट नहीं करेगा, स्टेबल ऑर्बिट इस तरीके से डिसाइड होगी। तो अभी तक तो इनकी थ्योरी प्रॉमिसिंग लग रही थी कि हाँ सही मामला है, लेकिन बात यह है कि एटम जो होते हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी करते हैं, एमिट भी करते हैं, मतलब उनका एक स्पेक्ट्रम बनता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स का उसमें रिलेटेड। तो उसको तो इन्होंने बताया नहीं, ये बोल रहे हैं कि कोई एनर्जी एमिट नहीं करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा जब स्टेबल ऑर्बिट में चलेगा, लेकिन रियल लाइफ में तो स्पेक्ट्रम बनते हैं, तो उसके लिए भी रेडी थे। इन्होंने बोला कि देखो बात ऐसी है कि न तो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा न रेडिएट करेगा अगर वो स्टेबल ऑर्बिट में होगा तो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो एक ही ऑर्बिट में चले। हो सकता है उस किसी इलेक्ट्रॉन के लिए ये स्टेबल ऑर्बिट है, लेकिन उसको एनर्जी आपने प्रोवाइड करी, एनर्जी, और वो थोड़ी हायर
स्टेबल ऑर्बिट में चला गया या हायर ऑर्बिट में चला गया एनर्जी एब्जॉर्ब करके। ऐसे ही अगर कोई इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी किसी हायर ऑर्बिट में चल रहा है, अब ये मत बोलना 2 1 ये सब होता है, मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में चल रहा है और वहां से अगर वो नीचे आना चाहता है तो एनर्जी का क्या करेगा, वो रेडिएशन करेगा। E इक्वल्स टू एच न्यू, या यहां पर सिंपल में एनर्जी बना देता हूं, ये E1 कर देता हूं, E2 कर देता हूं। तो यहां पर एनर्जी का वो रेडिएशन करेगा। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर किसी को हायर साइड पर जाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, उसके ऊपर मेहनत करी तब वो आगे बढ़ा, एनर्जी दी, उसको वर्क किया। और वहीं हायर से लोअर पे जाना है, लाइफ में बर्बाद होना है, तो एनर्जी क्या करो, लॉस करते रहो, तो अपने आप नीचे आ जाओगे। वैसा ही कोई सिस्टम है। तो यहां पर उन्होंने फ्रीक्वेंसी कंडीशन दी, फ्रीक्वेंसी कंडीशन, जिसमें उन्होंने बोला कि जो भी एनर्जी का डिफरेंस होगा वो ई इनिशियल माइनस ई फाइनल होगा। वो देख लेंगे न्यूमेरिकल में, अभी बस इतना याद रखो, थोड़ा सा उसमें समझने का है जो न्यूमेरिकल से ही समझ में आएगा। तो यहां पर जो एनर्जी होगी वो होगी ई इक्वल्स टू एच न्यू होता है या फिर एच सी बाय लेमडा होता है। तो ये दोनों वैल्यू पुट करके आप भी निकाल सकते हो। ये 3 कंडीशन इन्होंने दी थी। तो थ्योरी जो इसकी पोस्टुलेट है वो तो यहां पर खत्म हो गया। अब उसके बाद लिमिटेशन देखते हैं और उसके बाद एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड कुछ जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो देखते हैं, तब जाके ये वीडियो एंड होगा। हम बात कर रहे हैं लिमिटेशन की। पहली लिमिटेशन है कि ये हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम या आयन पे ही वर्क करती है थ्योरी। हाइड्रोजन लाइक आप बोलोगे कि हमने तो इस तरह के क्वेश्चन देखे हैं जिसमें हीलियम पे भी हमने लगा दिया, हाइड्रोजन के अलावा लिथियम पे भी लगा दिया। नहीं, आपने हीलियम पे नहीं लगाया, आपने हीलियम प्लस पे लगाया होगा, आपने लिथियम +2 पे लगाया होगा। मतलब ये सिर्फ उन पे लगती है जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। क्या रिलेटेबिलिटी है, हाइड्रोजन हीलियम प्लस और लिथियम +2 में तीनों के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एटम्स पे नहीं लगते, आयंस पे नहीं लगते, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है उन पे लगते हैं। Z=1 वाले पे तो लगते ही है, हाइड्रोजन पे तो लगते ही है। तो आ गई आपको बात समझ में, हीलियम प्लस लिथियम +2 में एक एक इलेक्ट्रॉन है उन पे लगेगा। ये इसका पहला ड्रॉबैक है। दूसरा क्या है कि इन्होंने सारा कुछ समझा दिया कि स्टेबल ऑर्बिट होगी, ये सारा कुछ सब समझा दिया, लेकिन ये फिर भी नहीं बता पाए कि इन्होंने जो ऑर्बिट ली या पाथ लिया इलेक्ट्रॉन का, रिवॉल्विंग पाथ, वो सर्क्यूलर ही क्यों लिया। जब ये खुद बोल रहे हैं सोलर सिस्टम प्लेनेटरी मॉडल, तो वहां तो एलिप्टिकल पाथ है। तो एलिप्टिकल पाथ को इन्होंने क्यों नहीं लिया, सर्क्यूलर ही क्यों लिया, ये दूसरा ड्रॉबैक था। तीसरा ड्रॉबैक जो इनका था कि जो स्पेक्ट्रम होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम होता है हाइड्रोजन वाला, उसमें जरूरी नहीं है कि आपको सिंगल लाइन ही मिले। जब हम करेंगे तब उसको देखेंगे न्यूमेरिकल, जरूरी नहीं है कि सिंगल लाइन मिले, कई बार लाइन का स्पेक्ट्रम मिलता है, फाइन स्ट्रक्चर मिलता है, बहुत फाइन स्ट्रक्चर, उसको ये नहीं समझा पाए। मतलब फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मतलब आपको ये सिंपल कीवर्ड मिलेंगे, आप सोच रहे हो क्या थ्योरी चल रही है, लेकिन आपको इस तरह के कीवर्ड मिलते हैं और टिक करने में 4 ऑप्शन में, वरना कंफ्यूज ही होते रहोगे। एक एक कीवर्ड पे आप ध्यान दो, क्या लिख रहा हूं, एज इट इज लिखने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं, है ना। तो इसको अच्छे से आप समझने की कोशिश करो। ये इसके लिमिटेशन थे। अब कुछ आए हुए क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। द बोहर मॉडल ऑफ एटम assume that angular momentum of electron is quantized। जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड मतलब कुछ फिक्स वैल्यूज के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। जैसे मैं बात करूं कि हमारे देश में जो मनी का क्वांटा है वो 1 रुपया है, वो चलती नहीं है, बात अलग है, 1 रुपया 2 रुपया, है ना। ऐसा नहीं चलेगा कि आरबीआई ने 1.5 रुपए का नोट जारी किया या 11.5 रुपए का नोट आ गया, नहीं, एक मतलब 1 के मल्टीपल में होंगे। आप एटीएम में भी जाते हो, वो क्या बोलते हैं 100 के मल्टीपल में नोट निकालो, वो क्वांटाइज्ड समझ लो, आप कुछ भी नोट नहीं निकाल सकते हो, वैसा ये क्वांटाइज। तो इन्होंने बताया था ये कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2π, मतलब एक फिक्स वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यही इन्होंने बताया। Assume that angular momentum of electron is quantized। बिल्कुल सही बात है, ऐसा इन्होंने बोला, सही हो गया। आगे देख लेते हैं एक बार। Uses Einstein photoelectric equation, क्या बात है, तो बिल्कुल ही अलग हो गई, गड़बड़ हो गया। Predicts continuous emission of spectra for atom। कंटिन्यूअस एमिशन नहीं होता। जब एंगुलर मोमेंटम ही क्वांटाइज्ड है तो एनर्जी जब निकलेगी तो कंटिन्यूअस नहीं निकलेगी। कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते 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 ऐसे न्यूक्लियस में नहीं आ जाएगा,
स्टेप बाय स्टेप आएगा, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था क्वांटाइज्ड फॉर्म में। तो प्रेडिक्ट कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा फॉर एटम गलत हो जाएगा, और प्रेडिक्ट्स द सेम एमिशन स्पेक्ट्रा फॉर ऑल टाइप ऑफ एटम, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इस क्वेश्चन में बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम डिड नॉट एक्सप्लेन फुली, किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई? हमने देखा डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम समझ में नहीं आया, एक बार को पता नहीं किया नहीं किया। एमिशन स्पेक्ट्रा लगता है हाँ किया तो था। आयोनाइजेशन एनर्जी शायद किया हो, लेकिन यहां देखा आपने, देखो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ इवन हाइड्रोजन एटम, तो कुछ याद आया होगा आपकी हाँ की फाइन स्ट्रक्चर के बारे में मैंने कुछ बताया था। यस, फाइन स्ट्रक्चर, स्पेक्ट्रम में जो फाइन स्ट्रक्चर मिलते हैं उसको ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगा उसमें। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व राउंड अ प्रोटॉन इंडेफिनेटली इफ इट्स पाथ इज, इंडेफिनेटली मतलब इनफाइनाइट टाइम तक, या कोई टाइम फिक्स नहीं, घूमता ही रहेगा घूमता ही रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अराउंड घूमता रहेगा। कब? जब उसकी जो पाथ है वो अ परफेक्ट सर्कल ऑफ एनी रेडियस, किसी भी रेडियस की हो सकती है। नहीं, उन्होंने क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट दिया था, कोई भी रेडियस नहीं चलेगी, कोई एक फिक्स रेडियस होनी चाहिए, ये गलत हो गया। अ सर्कल ऑफ कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग रेडियस, ये तो बिल्कुल अजीब बात होगी, तो फिर घूम कर रहा हो तो एक दिन न्यूक्लियस में चला जाएगा, ये भी गलत हो गया। अ सर्कल ऑफ एन अलाउड रेडियस, ये सही है, और एलिप्स तो उन्होंने दिया ही नहीं था। तो ये दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। अब न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं हम एक बार। नील्स बोर ने कहा कि भैया जो इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में घूम रहा है वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, मतलब एक ऐसी ऑर्बिट जिसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का mvr वो nh/2π हो, मतलब h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो, वहां पर एनर्जी एमिट नहीं करेगा, घूमता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक। उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। मान लो कि हम बात करें ग्राउंड स्टेट की, ग्राउंड स्टेट मतलब पहली वाली, जैसे न्यूक्लियस है, इसी स्टेट की बात करें। यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, मतलब n इक्वल्स टू, अगर मैं 1 की बात करूं, जब n इक्वल्स टू 1 यहां डालूंगा तो l इक्वल्स टू कितना आ गया, h/2π। तो h कितना है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, और नीचे है 2π, 2 न्यूमेरिकल वैल्यू और 2π भी न्यूमेरिकल वैल्यू, 2 इंटू 2π नहीं, 2π सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, तो मतलब जो l की वैल्यू है वो जूल इंटू सेकेंड में आने वाली है, और ये समथिंग कुछ आएगी डिवाइड करके 1.05 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये आती है फर्स्ट वाले के लिए। ठीक है, अब आपसे सेकंड के लिए पूछा जाए, थर्ड के लिए पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे? यहां पर हमने देखा कि अगर 1 रखा तो ये ऐसा है, n इक्वल्स टू 1 पे ये आ गया पूरा सिस्टम, मतलब h/2π की वैल्यू ये आ रही है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं ln इक्वल्स टू h/2π इंटू n, h/2π इंटू n, और h/2π की वैल्यू क्या है 1.05 इंटू 10⁻34 इंटू n, मतलब l एंगुलर मोमेंटम n के प्रोपोर्शनल होगा। सिंपल सी बात ये है, ये याद रख लेना, ग्राफ वगैरह पूछे तो ये हो गया l और ये हो गया n, प्रोपोर्शनल, सीधा ऐसा इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। और इस पे न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, इसी पे बेस याद रख लेना 1.05 इंटू 10⁻34। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि सेकंड ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जो है, हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, मैं कहां बनाऊं इसको, यहां पे बना देता हूं, या थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है। चलो क्वेश्चन की फॉर्म में लिखता हूं, उससे ज्यादा क्लियरिटी आएगी, ऐसे हवा में फिर क्या कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो यहां पर मैं कुछ कुछ चीजें लिख देता हूं, जैसे जो न्यूमेरिकल में हमारे काम आएगी। तो l इक्वल्स टू nh/2π काम आने वाला है, और L1 इज इक्वल टू कितना हो गया 1.05 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, और ln इक्वल्स टू ये हो गया n इंटू L1, क्योंकि n इंटू L1 इसलिए किया क्योंकि L1 ये है, ये रहा देखो, ln इक्वल्स टू L1 इंटू n, वही लिखा है, या फिर ln इक्वल्स टू 1.05 इंटू 10⁻34 इंटू n, ये सब चीजें अभी काम आने वाली है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट? तो जब इतना लंबा चौड़ा आता है तो दिमाग एक बार को घूम जाता है, लेकिन ये बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन L इक्वल्स टू nh/2π वाली है, और कहां का पूछा जा रहा है आपसे, थर्ड ऑर्बिट के लिए। थर्ड ऑर्बिट मतलब n इक्वल्स टू 3 के लिए क्या होगा, तो हमें पता होना चाहिए भाई, यहां पर सीधा सीधा आपका आंसर हो जाता n इक्वल्स टू 3 के लिए L इक्वल्स टू 3h/2π। अब यहां पर तो वैल्यूज दे रखी है, तो देखो वैल्यूज दे रखी तो इतना तो हमें पता होगा, एक सेकेंड, ये प्लस
तो यहां पर दो ऑप्शन आपको प्लस वाले दे रखे होंगे पावर के। इतना तो याद रख के जाना कि 10 की पावर -34 होती है, तो ये दोनों तो गलत हो गए, प्लस के 34 वाले बचे माइनस के 34 वाले। तो आपने देखा कि h/2 की वैल्यू समथिंग 1.05 इंटू 10⁻34 होती है, तो -34 आएगा। और उसमें जब 3 का मल्टीप्लाई होगा यहां पर L इक्वल्स टू 3 इंटू h/2 होता है 1.05 इंटू 10⁻34, तो कितना हो जाएगा 15, और ये हो गया 3.15 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, फर्स्ट वाला ऑप्शन। इस पे आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड स्टेट n इक्वल्स टू 2, गलत। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड स्टेट नहीं हो जाएगा। देखो मान लो n इक्वल्स टू 1 ये है यहां पर कहीं, ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। यहां से अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहां गया, मतलब n इक्वल्स टू 2 में गया, पहली बार एक्साइटेड हुआ है, तो ये हो जाएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और ज्यादा एक्साइटेड हुआ यहां गया, इस जगह गया, तो ये हो जाएगी n इक्वल्स टू 3, यानी कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो जब भी किसी स्टेट के साथ ये एक्साइटेड वर्ड जुड़ जाए तो उसमें +1 कर देना। सेकेंड स्टेट +1 मतलब n इक्वल्स टू 3, एक एक्स्ट्रा। तो यहां पर जो है n इक्वल्स टू 3 काम में लेना है, और n इक्वल्स टू 3 डालोगे जब यहां पर, तो L इक्वल्स टू 3h/2 आएगा। यहां तो कैलकुलेशन करनी नहीं थी, सीधा सीधा आंसर था। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, सेकेंड स्टेट, इस तरीके से चलता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियोस में न्यूमेरिकल आने वाले हैं प्रॉपरली। तो कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे कि कितने वीडियोस आएंगे, तो मेरा एम ये है कि अच्छे से समझा पाऊं आपको। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं कितने वीडियो बनाऊंगा और छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, ये मैंने सोचा है बस, लेकिन आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा और शायद आ भी रहा होगा। तो मिलते हैं, और समझ में आ रहा हो और इस चैप्टर में कुछ इंटरेस्ट बन रहा हो तो लाइक जरूर करना, मुझे अच्छा लगता है। कमेंट भी कर सकते हो आप, आपके पास टाइम हो तो अच्छा लगेगा वो भी मुझे। और कमेंट करने से क्या होता है कि यूट्यूब की एंगेजमेंट बढ़ती है, वो वीडियो और भी लोगों तक पहुंचता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।